फ्रॉड गैंग। बालाघाट में बीमा कंपनी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लोगों को पहले बड़े बड़े सपने दिखाए गए, फिर उनको उन सपनों के नाम पर जाल में फंसाया गया और उसके बाद ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो सुनंदा भालाधरे ने बताया कि साल 2009 में अशोक पांचे नाम के शख्स ने उसे घर पर आकर बीमा कंपनी का एजेंट बनने की बात कही। तो बालाघाट में ठगी का यह पूरा मामला, जहां 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है। तो आपके रुपयों पर किस तरह से नजर है? बालाघाट में बीमा कंपनी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी हुई, और बता दें आपको कि किस तरह से यहां पर सुनंदा भालाधरे ने अशोक पांचे नाम के शख्स पर आरोप लगाया। उसने बीमा कंपनी का एजेंट बनने की बात कही, एजेंट बनकर कमीशन का लालच भी दिया। तो एफ गैंग से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और लाखों रुपए की ठगी का ये पूरा मामला है। बालाघाट में बीमा कंपनी का एजेंट बनाने के नाम पर यह पूरी ठगी का मामला सामने आया है। और तो यह हुआ कैसे, दरअसल किस तरह से पूरा फ्रॉड हुआ वो भी जान लीजिए। तो करीब 100 लोगों के पहले अकाउंट खुलवाए गए, उनका बीमा कराया गया। पहले साल सुनंदा को 20% और उसके बाद के साल में 5% कमीशन दिया गया। लोगों को 5 साल की मैच्योरिटी तो दी ही गई, लेकिन 10 साल वाले प्लान की मैच्योरिटी को लेकर वो और उसकी पत्नी जबलपुर में पैसा फंसा हुआ है ये कहकर गुमराह करते रहे। अब जब जबलपुर के ऑफिस में जाकर पता किया गया तो मामले का खुलासा हुआ कि साल 2017 के बाद से आरोपियों ने तो पैसे जमा ही नहीं किए। इसके बाद एक नए खुलासे होते चले गए। कुल मिलाकर लोगों के साथ बड़े स्तर पर ठगी हुई है, यह खुलासा हुआ। अब जो पीड़ित है सुनंदा, उसका आरोप है कि 95 खातों के 25 लाख जमा नहीं किए गए। इसके अलावा जो दूसरे एजेंट्स के 885 अकाउंट्स के करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए कंपनी में जमा ही नहीं किए गए। यानी कुल मिलाकर फ्रॉड कितने का बनता है? यह चला जाता है 1 करोड़ 80 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी फरार हैं। 6 से ज्यादा एजेंट्स ने कोतवाली पुलिस को प्राइवेट बीमा कंपनी के डायरेक्टर पूर्णिमा पांचे और डिप्टी डायरेक्टर अशोक पांचे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो इस तरह से ये पूरी पूर्णिमा पांचे जो आरोपी हैं उनके द्वारा आधार सूक्ष्म बीमा के नाम से कई अपने अन्य एजेंट्स बनाए गए और गांवों से पैसे लिए गए, जिसमें एक समय तक पैसा जमा करने और वापस देने के बाद उनके द्वारा फिर जो मुख्य ब्रांच है जबलपुर में वहाँ पैसे जमा ही नहीं किए गए। इस प्रकार से जो खाता धारक हैं और जो उनके अन्य एजेंट थे उनके साथ धोखाधड़ी की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला पाए जाने पर FIR दर्ज की गई। ऐसा एक मामला राजधानी भोपाल से भी सामने आया, जहां कम ब्याज पर लोन दिलाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी। हालांकि अयोध्या नगर पुलिस ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया है, 2 गिरफ्तार भी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि फार्मा कंपनी के मालिक को दुबई और उज्बेकिस्तान से कम ब्याज पर 30 करोड़ रुपए का लोन दिलाने की बात कही गई। लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आरोपियों ने 1 करोड़ 50 लाख ले लिए थे। बताया जा रहा है कि फार्मा कंपनी के मालिक से रुपए लेने के बाद आरोपियों ने इस रकम को महाराष्ट्र, तमिलनाडु के खातों में ट्रांजैक्ट किया। वारदात के बाद आरोपी विदेश भागने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और दूसरी वारदातों में भी इनकी भागीदारी हो सकती है, ये भी पता लग सकता है। तार से तार जोड़ने की कोशिश यहां पर पुलिस कर रही है। और अब बात नकल की। स्कूल में परीक्षा चल रही थी, सामने बैठे थे टीचर और बच्चे नकल कर रहे थे। शिक्षक ये सब देख रहे थे। मामला खरगोन जिले के सरकारी स्कूल का, जहां 6th और 7th क्लास के एग्जाम हो रहे थे। इसमें परीक्षा के दौरान किस तरह बच्चे नकल कर रहे थे, यह वीडियो वायरल है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया है।
स्कूल में खुलेआम नकल का खेल, टीचर के सामने परीक्षा में नकल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक्शन में आया शिक्षा विभाग, प्रिंसिपल को जारी किया गया नोटिस। स्कूल में परीक्षा जारी थी, साथ में नकल भी। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। बच्चे खुलेआम नकल कर रहे हैं और सामने टीचर हैं, लेकिन उन्हें क्या, नकल करनी है करो, नो टेंशन। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग अब हरकत में आ गया है। उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और ऑडियो वीडियो भी दिया है। तो इस संबंध में मैंने संबंधित प्रधान पाठक को कारण बताओ सूचना पत्र दिया है। मामला खरगोन का है, जहां 6वीं और 7वीं कक्षा की परीक्षा में बच्चे नकल करते हुए नजर आए। आप खुद ही तस्वीरों में देख लीजिए, साफ पता चल जाएगा कि ये क्लास चल रही है या परीक्षा। एक छात्र के पास गाइड है, जिसे साफ साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। ये वीडियो सुरपाला के एकीकृत प्राथमिक स्कूल का बताया जा रहा है। सुरपाला में जो प्रधान पाठक है, आपने जैसा बताया था कि वहाँ नकल हो रही थी, टेबल पे कुछ विज्ञान की पुस्तक भी रखी हुई थी, ऐसा बताया आपने, और ऑडियो वीडियो भी दिया है। तो इस संबंध में मैंने संबंधित प्रधान पाठक को कारण बताओ सूचना पत्र दिया है। अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। नकल का ये वीडियो 1 मार्च का बताया जा रहा है। इस वीडियो के बाद शिक्षा विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। अब तक बोर्ड परीक्षाओं में बच्चे नकल करते थे, अब स्कूल में होने वाली सामान्य परीक्षाओं में भी बच्चे नकल कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नकल करना ही बच्चों को स्कूल में सिखाया जा रहा हो। खरगोन से आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे एक अनोखे एनिमल ओलंपिक की। जी हाँ, अब तक आपने पैरालंपिक, वर्ल्ड कप जैसी प्रतियोगिताओं के नाम सुने भी होंगे, उन्हें देखा भी होगा, लेकिन ये एनिमल ओलंपिक है और जैसा नाम से जाहिर है, इसमें पशुओं से संबंधित गेम होते हैं। इसमें बैलगाड़ी दौड़ होती है, घुड़दौड़ होती है और साथ ही भैंसा दौड़ समेत कई और तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होता है। जीतने वाले पशु मालिकों को भारी भरकम इनाम भी मिलता है। आपने ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, वर्ल्ड कप जैसी प्रतियोगिताओं के बारे में तो सुना ही होगा और देखा भी होगा, लेकिन शायद आपने कभी एनिमल ओलंपिक्स के बारे में न सुना हो और न ही आपने इस तरह की कोई प्रतियोगिता देखी ही होगी। लेकिन हम आपको इसी तरह की एक प्रतियोगिता दिखाने वाले हैं जिसे एनिमल ओलंपिक्स कहा जाता है। मैदान में तेज रफ्तार दौड़ती ये बैलगाड़ियां देखिए, दौड़ते हुए घोड़ों को भी देखिए, मैदान में मौजूद लोगों का उत्साह, जुनून देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, लेकिन ये एनिमल ओलंपिक्स है जिसका आयोजन ग्वालियर जिले के कुथैल गांव में किया गया। इस गांव को जगन्नाथ की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनता का हुजूम यहाँ, ग्रामीण लोगों का हुजूम यहाँ है और एक तरह से ये जो खेल का आयोजन आज हुआ है, ये आप भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो हमारी ऐसी प्रयास है, हमारा ऐसा आशा है, प्रयास है कि ये खेल दोबारा से लोगों को देखने को मिले, लोग जागृत हों, गांव में भी, शहरों में भी, चाहे बैलगाड़ी दौड़ हो, चाहे नाल प्रतियोगिता हो, चाहे वो कुश्ती का आयोजन हो, ये सारी चीज़ें दोबारा से जागृत हो, इसके लिए हमने छोटा सा प्रयास किया है। इसमें बैलगाड़ी दौड़, घुड़दौड़, भैंसा दौड़ समेत अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जीतने वाले पशुओं के मालिकों को हजारों का इनाम भी मिलता है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी एनिमल ओलंपिक देखने पहुंचे। जो हमारे भारतीय खेल हैं, ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक खेल हैं, इनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिनके आयोजन में बहुत पैसा लगता है, लेकिन आप बैलगाड़ी प्रतिस्पर्धा कराओ तो बैलगाड़ी में जो रेस में भाग लेगा वो फ्री में ले आएगा। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के साथ ही पंजाब, गुजरात के बैल, घोड़े सभी दौड़ में शामिल होते हैं।
बताया जाता है कि कुछ साल पहले गांव के युवाओं ने पशुओं के प्रति प्रेम बढ़ाने और परंपरागत खेलों को जिंदा रखने के लिए बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। उसके बाद से हर साल एनिमल ओलंपिक्स का आयोजन किया जा रहा है। हम लोगों का ये है कि ये ग्रामीण जितने खेल हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं और वो अच्छी बात नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण खेल को प्रोत्साहन मिले। ये सारे किसान लोग ग्रामीण लोग दिल से यहाँ आए हैं, किसी को इनको बुलाया नहीं है, ये केवल सूचना भर दिए गए कि यहाँ ऐसे ऐसे दौड़ होनी है और सब लोग अपने दिल से भगे चले आते हैं। कहा जा रहा है कि एनिमल ओलंपिक्स से लोगों में पशुओं के प्रति प्रेम बढ़ेगा, साथ ही परंपरागत खेलों के बारे में आने वाली पीढ़ी को जानकारी भी मिलेगी। यही वजह है कि ग्वालियर में आयोजित एनिमल ओलंपिक्स प्रदेश में मिसाल बना हुआ है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं एक ऐसे स्कूल की जहां प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, वित्त मंत्री भी हैं और ललित सारे मंत्री हैं। जी, ये दरअसल इसी तरह का स्कूल है। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है स्कूल में पढ़ाई और व्यवस्था की। यही मंत्रिमंडल पूरे स्कूल की व्यवस्था संभालता है। ये स्कूल की अपनी कैबिनेट है, ये समझ लीजिए, जहां पर टीचर नहीं बल्कि जो स्कूल की कैबिनेट है वही फैसले लेती है स्कूल में किस तरह से पढ़ाई और बाकी व्यवस्थाओं को लेकर भी। जिन्होंने जो व्यवस्था, जो कैबिनेट ये फैसला कर देगी उसे सबको मानना पड़ेगा। तो ये लोकतंत्र का ये पार्ट है जिससे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्या है स्कूल में संसद बनाने की कहानी, देखिए। नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले कोंडागांव के मडानार में एक स्कूल ऐसा है जहां प्रधानमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल है। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्रालय होते हैं उन सभी के मंत्री यहाँ हैं और वे सब स्कूल की बाल संसद में हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक छोटा सा उदाहरण जहाँ पर विपक्ष तो नहीं है, पर यहाँ पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सारे के सारे मौजूद हैं और हर मंत्री का अपना काम अलग अलग बटा हुआ है। जिस तरह कैबिनेट की जिम्मेदारी देश के विकास की होती है, उसी तरह इस मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर है। सभी के काम बटे हुए हैं। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं इस विद्यालय की रक्षा मंत्री हूँ और कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उन्हें समझती हूँ और कोई दिक्कत आता है तो क्या करते? कोई दिक्कत आता है तो प्रधानमंत्री जी को बता देती। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मडानार गांव है, जहां स्कूल के बच्चों को लोकतंत्र का पाठ कुछ अलग तरीके से सिखाया जा रहा है। बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। हम जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ाते हैं उसको प्रायोगिक रूप से जो समझाना था, तो हम बच्चे इस प्रकार की गठन किए हैं ताकि बच्चे प्रायोगिक रूप में समझे। पढ़ाई रटन पद्धति को दूर करने के लिए हमने ये प्रायोगिक रूप से कार्य किया है। मडानार गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी लाल आतंक के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। आज उसी गांव के बच्चे देश के लोकतंत्र को समझ रहे हैं। कहा यह जाता है कि बाल संसद बनाए जाने के पीछे उद्देश्य बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों को समझाना है। साथ ही स्कूल में अनुशासन बनाए रखना भी एक उद्देश्य है। स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाया गया है ये व्यवस्था, ताकि सभी बच्चे अपना क्लास में जैसे टीचर नहीं भी रहे तो अपना काम करते रहे, पढ़ते रहे। यहाँ पे प्रधानमंत्री भी दिख रहे हैं, वित्त मंत्री भी दिख रहे हैं। सबका काम एक ही है या अलग अलग बटा हुआ है? सबका काम बटा हुआ है, सबका अलग अलग काम है और अपना अपना करते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि स्कूल में बाल संसद बनाकर छात्र छात्राओं को जो जिम्मेदारी दी गई, उससे बच्चे अपने काम और जिम्मेदारी को समझने लगे हैं। ये है एक स्कूल जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मडानार से विवेक श्रीवास्तव। अगर आप पत्ता गोभी खाते हैं तो जरा सावधान रहें। अगर आप अधपका यानी कच्चा मांस खाते हैं
तो भी सावधान रहें। दरअसल एक शख्स माइग्रेन से परेशान था, उस पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। इसके बाद डॉक्टर्स ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। आखिर माइग्रेन का पत्ता गोभी से क्या संबंध है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका में माइग्रेन का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अमेरिका में एक शख्स बार बार माइग्रेन की शिकायत कर रहा था। उसके सिर में भयानक दर्द होता था। उसने कई दिनों तक माइग्रेन की दवाइयां खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर हैरान थे कि आखिर माइग्रेन की दवाएं काम क्यों नहीं कर रही। लेकिन फिर उसके बाद उस शख्स का सीटी स्कैन करवाया गया। सीटी स्कैन में हैरान करने वाला खुलासा हुआ। इसके बाद जांच में पता चला कि उसके ब्रेन में क्रीमी यानी टेप वर्म का लार्वा है, जो 4 महीने से उसके दिमाग में जीवित था। टेप वर्म दिमाग में अंडे दे रहा था। ब्रेन में जाने वाले कीड़े से उसे माइग्रेन हो रहा था। ब्रेन में टेप वर्म को देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। उसके बाद डॉक्टर ने दिमागी कीड़े का इलाज शुरू किया और बड़ी मुश्किल से इस मरीज की जान बच पाई। अगर वक्त रहते इस दिमागी कीड़े का पता न चल पाता तो उसकी जान तक जा सकती थी। उसे लकवा भी हो सकता था या फिर ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था। ये कीड़ा मुख्य रूप से 2 तरीकों से दिमाग में जाता है। सब्जियों में ये कीड़ा पत्ता गोभी में भी पाया जाता है। अगर पत्ता गोभी को ठीक से साफ न किया जाए या फिर ठीक से पकाया न जाए तो ये कीड़ा पेट में जा सकता है और फिर वो दिमाग तक पहुंच जाता है। लिहाजा पत्ता गोभी को अच्छी तरह पकाकर खाना सुरक्षित माना जाता है। वहीं दूसरी ओर मांसाहारी भोजन में ये कच्चा मांस खाने से दिमाग तक पहुंच सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक अमेरिका में जिस शख्स के दिमाग में ये कीड़ा पहुंचा वो बचपन से अधपका या कच्चा मांस खाता रहा होगा, जिसके कारण मांस से ये कीड़ा पहले आंतों में पहुंचा और फिर वहां से दिमाग में पहुंच गया। लिहाजा आप भी सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि ये कीड़ा आपको भी अपना शिकार बना ले। लिहाजा खास तौर पर पत्ता गोभी खाते वक्त सावधान रहें, वरना ये दिमागी कीड़ा जानलेवा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात आस्था की। उज्जैन स्थित बड़नगर महादेव के मंदिर का श्रृंगार अलग तरीके से किया गया और इसी को लेकर पूरे इलाके में चर्चा भी हो रही है। बड़नगर के महादेव मंदिर को नोटों से सजाया गया। 51 लाख रुपए से इस मंदिर को सजाया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर को सजाने के लिए व्यापारी मंदिर में नोट लेकर गए। इसके बाद यही नोट छोड़कर भी चले गए। कहा जा रहा है कि नोटों की सुरक्षा के लिए मंदिर में कोई सुरक्षाकर्मी भी नहीं है। नोटों से सजावट के बाद ये मंदिर लगातार आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। महादेव जी का ये मंदिर है, जिसे देखिए किस तरह से सजाया गया है। आमतौर पर फूलों का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ नोटों से सजावट की गई है। चुनाव के दौर में नेताओं को भाषण देते, रैलियां करते, सभाएं करते आपने खूब देखा होगा। लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, इन तस्वीरों में नजर आएगा कि किस तरह से जो शख्स है कांकेर से बीजेपी का लोकसभा उम्मीदवार भोजराज नाग, वो किस तरह से नजर आ रहे हैं। भोजराज नाग पर कहा जा रहा है कि देवी आई थी, जिसके बाद वो इस तरह से झूमने लगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भोजराज नाग देवी यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि जिसको भी देवी आती है उसे सिरहा बैगा कहा जाता है और वो सिरहा बैगा हैं। बस्तर क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को देवी देवता आता है उनको पुजारी बैगा सिरहा के नाम से जाना जाता है और मेरे को भी देवी आता है, इसलिए मुझे बैगा सिरहा कहा जाता है। ये लगभग 15 से 20 साल हो गए। इस प्रकार के हमारे परंपरा में है, हमारे संस्कृति में है, हमारे समाज में है।
और चलिए अब बात करेंगे पानी की कहानी की। दरअसल गरियाबंद जिले में एक गांव है जहां लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ये गांव आमामोरा ओढ़ पंचायत में आता है। गांव 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जिसके चलते यहां लोगों को पीने के पानी की समस्या से परेशान होना पड़ता है। ग्रामीण नदी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। बताया यह भी जा रहा है कि कई बार शिकायत की गई पर इनकी समस्या की कोई सुध नहीं ली गई प्रशासन के द्वारा। हालात ये है कि लोग देखिए किस तरह से जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं वहां से पीने के पानी का इंतजाम करते हैं। चट्टानों के बीच जो पानी रिस रहा होता है फिर या सूखे नाले से बूंद बूंद को पानी की इकट्ठा करते हैं। और ये सारी कवायद, सारी मेहनत सिर्फ इसलिए कि प्यास बुझ सके किसी तरह। तो 5 की आंच में आज के लिए हमारे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।